क्या हाल है भैया, क्या हाल है। कॉनिक थोड़ा वीक था। यस, आज एओडी पूरा हो जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, रेट मेजरमेंट और अप्रोक्सीमेशन, पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन है। अगर तुम लोग फटाफट क्वेश्चन करते जाओगे तो उतना ही ज़्यादा कवर हो पाएगा। तुम बीच में इररिलेवेंट बातें पूछोगे, वही वाली बातें कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है सर, रावण कब मरेगा, ऐसी बातें पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गुड इवनिंग नमन, गुड इवनिंग। एसएम इज आस्किंग कि फन आएगा क्या। फन का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता एसएम तुम्हें, लेकिन हाँ, कुछ नया ज़रूर सीख के जाओगे आज। हेलो सृष्टि, हाउ आर यू। हाय हार्दिक। आज कुछ नए बच्चे भी हैं माइक्रो, सुबह वाली माइक्रो क्लास में जो लोग बच्चे थे वो भी आज भी आए हैं क्या। अभिषेक, नवनीत, वैष्णवी, दीपांशु, मोहित, आकाश, जवाहर, जवाहर आया होगा, अमान भी आया होगा, हर्षिल, निधि, स्नेहांजलि, सात्विक, अमरिक। योर वॉइस इज़ वेरी नाइस। थोड़ी भारी भारी आवाज़ है यार। नाइस तो आई डोंट नो, थोड़ी भारी भारी आवाज़ है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरी भारी आवाज़ में अगर मैं डांटूँ तो बच्चे कांप जाते हैं एक बार। तो तुम लोगों को मैं डांट नहीं पाता हूँ, तुम लोग मेरे से दूर बैठे हो, तुम्हें फ़ायदा है ये। हाय जय फ्रॉम उत्तराखंड। गुड इवनिंग सर। जय फ्रॉम उत्तराखंड। हेलो जवाहर, कैसे हो। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या टाइम पास ही करते रहते हो सब लोग। मेरा भी लेबल्स दिन है। मतलब लेबल्स दिन है मतलब एपी क्या मतलब है यार, समझा नहीं मैं। टाइम ही नहीं है पास करने के लिए। ये अच्छी बात लिखी तुमने यार, टाइम ही नहीं है। मेरी आवाज़ लो आ रही है क्या या ठीक आ रही है। आई थिंक यार यहाँ पे सॉफ्टवेयर में तो ठीक दिख रही है मुझे। गोविंद फ्रॉम बीकानेर। अरे वाह, बिहार से भी हो। ओवैस हियर फ्रॉम पुणे। हाय शुभम, हेलो हेलो हेलो। हेलो ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। मैं हूं नितेश जाखड़। आज अपन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कम से कम एक एक तो पक्का ही आता है, कई बार दो सवाल भी आ जाते हैं इस चैप्टर में से। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, वो सारे पार्ट आज डिस्कस करेंगे। आप बने रहना मेरे साथ। हर पार्ट को कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है और कैसे सॉल्व करना है, पूरी डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आप लोग चैट में काम की बातें पूछना, बस इधर उधर की बातें पूछोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा। फिर मैं ना तो उन बातों का जवाब दे पाऊंगा जो काम की है और ना ही सारा कुछ कवर हो पाएगा, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड माय ऑल इंडिया रैंक इन जेई 2003 वाज 1161। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लाइव क्लास को अटेंड करने की। क्या, टाइम पे ज्वाइन करो, पूरा लेक्चर देखो। क्लास मिस अगर होती है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। प्रीवियस क्लास के टॉपिक रिवाइज करके आओ ताकि एक एक चैप्टर डन होता जाए। चैट पे पोलाइटली बात करो, अनसिविलाइज लैंग्वेज मत यूज़ करो, स्पैम मत करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा। माई डाउट सेक्शन में अगर कल को मैं ऐसी कोई बात बोल दूं कि देखो ये हमने पढ़ा था, और बाई चांस आपकी पहली क्लास हो, आपने वो पढ़ा हुआ ना हो, तो आप माई डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्रोम या फायरफॉक्स में क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी, एंड्रॉयड वर्जन 6 या अब में क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी, और 5 Mbps या उससे ऊपर आपकी नेट की स्पीड है तो क्लास स्मूथली चलेगी। अगर अदरवाइज बीच में अटक सकती है या ब्लर हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक। क्या कह रहे हैं बच्चा पार्टी। HJ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बीकानेर, बहुत बढ़िया। कल वाला क्वेश्चन बता दो सर, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। और चलो,
कल वाला क्वेश्चन करने से पहले फटाफट से अपन डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी में कोई डाउट हो तो बताओ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपना कल का टॉपिक था। क्लास टाइमिंग है बेटा 7 से लेकर 8:30 तक, उसके बाद 9 से 10:30 एक और क्लास है। कल वाली डीपीपी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया था अपन ने, कुछ छोटे तरीके भी डिस्कस किए थे और कुछ काम की बातें भी डिस्कस की थी। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। जल्दी से डीपी में कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नो डाउट। बाकी बच्चे करते नहीं हो तुम डीपीपी, करते नहीं हो, मजे मारते हो। डीपीपी अगर करी होती तो कुछ ना कुछ तो डाउट पक्का आता। डीपीपी नहीं करी है कि नहीं, अपना नाम लिख दिया करो साथ में यार। जैसे नमन लिखता है ना ब्रैकेट में नमन, फिर अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा एक बच्चे ने। हाँ हाँ पूरा एओडी होगा बेटा, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 तो एफ एक्स दे रखा है अपन को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करेगी तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2 लगाता हूँ तो देखो नीचे वाला 0 बन रहा है। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर वाले पार्ट को भी 0 बनना पड़ेगा। ये बड़ी काम की बात है, 0 होना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर वो 0 के अलावा कुछ भी हो गया, 0 के अलावा कुछ भी हो गया तो लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। ऊपर फाइनाइट नीचे 0, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 डालने पर इसको 0 होना पड़ेगा। तो x को 2 डाला तो ये बन गया 4 माइनस 2 टाइम्स a माइनस 1 प्लस a माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू बड़ा आराम से आ जाएगी। क्लियर। और कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है किसी ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। इस तरह का क्वेश्चन क्लास में कराया था यार। किसने पूछा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है डीएच ने। डीएच तुम कल की क्लास में थे क्या बेटा? डीएच तुम कल की क्लास में थे क्या? जल्दी बताओ, क्योंकि कल एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने क्लास में, बताया था कि कैसे हैंडल करना है। डीएच का कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है एचजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में सब कुछ परोस के दे दिया है कि कहाँ का डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो 0 पे हो सकता है और 1 पे हो सकता है। क्वेश्चन ने खुद ही पूछ रहा है कि 0 और 1 में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अगर मैं 0 पे चेक करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ पहले, x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर। x अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी 0 से थोड़ा बड़ा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। x अगर 0 से थोड़ा बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, इसकी वैल्यूज आ गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, अगर ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर। x अगर 0 से छोटा है तो स्क्वायर करने पर वापस वो 0 से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 0 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 0 आएगा, और x अगर 0 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 आएगी। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 0, यानी x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। इन द सेम वे x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तरीका मैंने बता दिया है। और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट? और कोई डाउट, और कोई डाउट? जल्दी से पूछना, जल्दी से पूछना। जो बच्चे नए आए हैं उनको क्लास के लास्ट में मैं सब कुछ बता दूंगा। डीपीपी कहाँ मिलेगी, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा। क्लास के बीच में ये सब बातें मत पूछना प्लीज। क्लास के बीच में तुम पूरा क्लास पे फोकस करना, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है किसी ने। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में करवाया था यार। सेम ऐसा क्वेश्चन था, x माइनस ए इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए। बिल्कुल उसके जैसा ही तो है, बिल्कुल उसके जैसा ही तो है। रिकॉर्डिंग देखना दोबारा यार, ये क्वेश्चन बताना नहीं बनता है, ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हो। 7 मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि 7 में एक छोटी सी काम की बात भी है। ध्यान से देखना। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा वाला है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पूरे का मॉड्यूलस, ठीक है जी, प्लस कॉस ऑफ मॉड्यूलस x। देखो कॉस ऑफ मॉड्यूलस x तो कॉस x ही बन जाएगा, क्योंकि कॉस के अंदर प्लस आया माइनस आया कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे फंक्शन में ये वाला पार्ट तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनमें से ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है। ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 1 और 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि पैराबोला जो बनाओगे तो मॉड लगने की वजह से नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 1 और 2 पे हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक काम की बात बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जेई में काम में आ सकती है, ध्यान से सुनना। कल को अगर ऐसा हो रहा हो कि fx और gx को मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन बनाया गया है, ध्यान से सुनते जाना, जिसमें से fx और x इक्वल टू ए पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जिसमें से fx तो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू ए और gx नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू ए, बट कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए, और a पर fx की वैल्यू आती है 0। दोबारा सुनना ध्यान से, ये शॉर्टकट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना हुआ है और x इक्वल टू ए पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, और जिसमें से एक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, दूसरा वाला डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एक डिफरेंशिएबल होता है, एक नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसको हमें चेक करना पड़ता है कि डिफरेंशिएबल आएगा या नहीं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन डायरेक्टली डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अभी अपने पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मॉड्यूलस प्लस में था कॉस एक्स, तो इसको तो अपन ने चेक कर लिया, ये तो डिफरेंशिएबल है, इसको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और ये डिफरेंशिएबल है, इसकी वैल्यू ये वाला कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है। ये सारी कंडीशन देखो, नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, ये वाला फंक्शन पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल और वैल्यू 0, तो ये डिफरेंशिएबल भी है और वैल्यू भी 0 है, तो चेक करे बिना डायरेक्टली बोल देना कि ये पूरा मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1। तो इनमें से सिर्फ x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पे तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है x इक्वल टू 2 वाला, उस पे ये आ जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? सर ऐसा क्यों होता है, इसका डेरिवेशन का अभी टाइम नहीं है, इसको तुम ट्रिक को याद कर लो, ट्रिक बड़ी काम की है। एनी लास्ट मिनट टिप्स? एक ही टिप देना चाहूंगा, खुद पे भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रखना, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। हाँ ये रूल है बिल्कुल। जैकेट कहाँ गया? जैकेट की अब जरूरत नहीं है यार, ठंड कम हो गई थोड़ी सी। चलो तो अब अपन बात करते हैं कल वाला जो अपन ने जेईई मेंस का क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था, उसमें क्या बोल रहा है, ये कंडीशन दे रखी है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एफ वाई को तो एज इट इज ही रखना है क्योंकि वाई को अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब हमें एफ डैश 0 दे रखा है और एफ 5 की वैल्यू दे रखी है, तो एक काम करते हैं अपन एक्स को 0 पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0 है 3 इंटू एफ ऑफ वाई। अरे ये तो बहुत ही आसान है, क्या कह रहा है ये, एफ डैश 5 बताओ, तो वाई की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो बन गया एफ डैश 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 2 दे रखा है, तो वैल्यू आ गई 6। यही था करेक्ट आंसर 6। किस किस का सही आया था? करेक्ट आंसर 6 किस किस का आया था सही? बताओ बताओ जल्दी बताओ। निकला था नहीं निकला था किसी का? सिंपल था, यस बिल्कुल सिंपल था। सृष्टि का निकला, अमान का निकला, बहुत बढ़िया, प्रतीक का भी निकला, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। तो आज अपन सारे पार्ट कवर करने वाले हैं। टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकालना है, दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालना है, रेट मेजरमेंट, अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, रोल थ्योरम, एलएमवीटी बड़ी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट।
अगर एफ एक्स को ए की पावर एक्स लेकर करें तो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। चलो बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कोई कर्व अगर मुझे दे रखा है और उसके किसी पॉइंट x1 y1 पे, किसी पॉइंट x1 y1 पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालूंगा? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना एट द पॉइंट x1 y1, वो बन जाएगा टेंजेंट का स्लोप। समझ गए? तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम कौन है? m है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट x1 y1 है, उस पॉइंट पे निकालना है डिफरेंशिएशन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स वन। कल को नॉर्मल निकालना हो तो m1 m2 माइनस वन, तो नॉर्मल का स्लोप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस वन बाई एम हो जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं, ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट द पॉइंट x1 y1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स वन। आता है टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालना? जल्दी बताना तो आगे बढ़े। फिर टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी आती हो तो आगे बढ़े जल्दी से। यस चलो कुछ दो तीन काम की बातें, बड़ी काम की बातें। अगर कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो तो अपन ने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी, एफ डैश टी का मतलब कि जो y वाला पैरामीटर दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में जो x वाला पैरामीटर दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक। दूसरी काम की बात, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ टेंजेंट ड्रॉन एट P मीट्स द कर्व अगेन एट Q। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह की लैंग्वेज दिखाई दे, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर इस तरह की लैंग्वेज दिखाई दे तो हमेशा ऐसा ग्राफ बना लेना। क्या हो रहा है इस ग्राफ में? इस P पे खींची गई टेंजेंट वापस कट कर रही है Q पे, इस P पे टेंजेंट खींची गई तो वापस कर्व को Q पे कट कर रही है। ऐसे में P पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा एट द पॉइंट P, तो वो PQ के स्लोप के बराबर आएगा। PQ का स्लोप कैसे निकालूंगा मैं? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन करके निकालूंगा। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिखता है तो ये रिलेशन बहुत 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 ही ज्यादा काम का है, और ऐसा डायग्राम बना लोगे तो तुरंत आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक। जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो टेंजेंट ड्रॉन एट P मीट्स द कर्व अगेन एट Q। चलो तीसरा पॉइंट, इफ एफ एक्स एंड जी एफ एक्स हैव ए कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो एक बड़ा काम का रिलेशन, ट्रिक 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 ट्रिक, एक बड़ा काम का रिलेशन, दो कर्व अगर इनकी अगर किसी पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट आ रही है तो उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और उस पॉइंट पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दोनों सेम आएंगे। क्यों बता रहा हूं? ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन मिलेगा आपको क्वेश्चन में, तो ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक। आर यू सपोर्ट फार्मर? चलो कर दो फटाफट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट टी पॉइंट। टी पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ही निकालनी है। किसकी? टेंजेंट की। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का, 2 मिनट लगनी भी नहीं चाहिए, हार्डली आई थिंक 1.5 मिनट लगनी चाहिए, हार्डली आई थिंक 1.5 मिनट लगेगी और टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अनिरुद्ध रंगा, हाय अनिरुद्ध। निकालो जरा, निकालो 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 निकालो। वशिष्ठ भी आया है, वेल डन। टाइम पे आया करो थोड़ा, वशिष्ठ लेट हो गए हो क्या बेटा? फिर तुम वही कह रहे हो पीडीएफ मिल सकता है क्या? अरे यार मैं कह रहा हूं तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तुम्हारी लास्ट के अगर तुम 5 मिनट बचा लोगे ना, अगर तुम लास्ट के 5 मिनट बचा लोगे, ये इस तरह की बातें अगर नहीं लिखोगे तो लास्ट के 5 मिनट बच जाएंगे। उस 5 मिनट में तुम मर्जी जो सवाल पूछ लेना मेरे से, जो मर्जी, सब कुछ बता दूंगा। अरे टेंटी कहीं है भाईला? टेंटी क्या है यार? मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है, टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है यार, तुम टेंटी निकाल रहे हो, कोई माइनस टेंटी निकाल रहा है, कोई माइनस कॉटी निकाल रहा है। सवाल को तो पढ़ना ही नहीं है अपन ने तो बस डिफरेंशिएशन निकाल के सर को बता देना सर आंसर आ गया। ऐसे क्या कर रहे हो यार? संदीप कह रहा सर टेन स्क्वायर टी है। कमाल हो गई, कमाल हो गई, कमाल हो गई। y माइनस ए साइन क्यू टी इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ लग रही है यार।
कुछ गड़बड़ लग रही है। y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन। तुम्हारा नेट, मैं क्या करूं यार तुम्हारा नेट का। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास में फोकस करो, इस मैसेज को बार बार मत लिखो, एक बार में पढ़ लिया मैंने, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालना हो तो डायरेक्टली आप एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी कर दो मेरे बच्चों। एफ डैश टी का मतलब वाई वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए तो पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डिवाइडेड बाई जी डैश टी, यानी एक्स वाले का डिफरेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है, कॉस क्यूब का 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस का साइन टी। जल्दीबाजी करोगे तो यहाँ पे साइन टी लिख दोगे और गड़बड़ हो जाएगी। ए से ए कट गया, 3 से 3 कट गया, शायद ये माइनस ऑफ टेन टी के बराबर आ रहा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई, y माइनस वाई वन यानी कि a साइन क्यूब टी इज इक्वल टू स्लोप यानी माइनस का टेन टी, माइनस का टेन टी यानी कि चलो टेन टी लिख देते हैं, साइन टी अपॉन कॉस टी लिख के देखते हैं कुछ बनता है क्या, साइन टी अपॉन कॉस टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब यानी कि a कॉस क्यूब टी। सिंप्लीफाई करो जरा, कॉस टी को मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया y कॉस टी माइनस a साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू माइनस का x साइन टी प्लस a के साथ साइन टी इंटू कॉस क्यूब टी, एक तरफ ले जाओ तो बन जाए x साइन टी प्लस y कॉस टी इज इक्वल टू, ये उधर गया तो a साइन टी कॉस टी कॉमन निकल रहा है। देखो अंदर जाना पहचाना हमारा पुराना दोस्त जो कि हम शायद 10वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो तो हो गया 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ऑप्शन में कैसा मिलेगा, ये साइन टी कॉस टी को उधर ले जाके डिवाइड किया हुआ होगा, तो x के साथ साइन टी कॉस टी डिवाइड हुआ तो बन गया x सेक टी, और y के नीचे अगर साइन टी कॉस टी आया तो बच गया, कॉस टी कैंसिल हो गया तो बच गया y कोसेक टी इज इक्वल टू a। ऐसा ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा पूरा सिंप्लीफाई करके। ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ दीज कर्व्स टच ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो के की वैल्यू निकाल के बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। वंस मोर, एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नोट कर दो, मैं एनजी को एक बार दोबारा समझा देता हूं। आरएस का सेम आया था, लगता है मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी भाई लोगों, चैट बंद करनी पड़ेगी। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पीपी का सही आया था, गुड। क्या निकाल रहे हो, ई की पावर एक्स अपॉन 2x, क्या निकाल रहे हो यार, के की वैल्यू निकालनी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अरे वेरिएबल में वैल्यू थोड़ी आ सकती है यार किसी चीज की, के कांस्टेंट है उसकी तुम वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल रहे हो, कमाल कर रहे हो यार। अरे ए यार भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो यार, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3, क्या कह रहे हो। के इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4, ये करेक्ट आंसर निकाला है एस एस ने। एस एस तुम्हारा नाम क्या है बेटा, प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लो दोबारा एक बार, कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टेन टी निकाल ली है और ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। उसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफाई ही किया है और कुछ नहीं किया है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ई स्क्वायर बाई 4 बहुत सारे बच्चों का सही आ गया। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दिल में पहला ख्याल तो ये आता है कि शायद ये x1 y1 पे टच कर रहे होंगे, तो x1 y1 पे अगर टच कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू x1 y1 पे और इसकी वैल्यू x1 y1 पे सेम ही तो आएगी। ये तो बन रहा है y1 इज इक्वल टू ई की पावर x1 और ये बन रहा है y1 इज इक्वल टू के x1 स्क्वायर, यानी कि ये y1 और ये y1 दोनों बराबर होंगे, यानी कि e की पावर x1 विल बी इक्वल टू के x1 स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरी बात मैंने अभी अभी बताई थी कि एफ डैश एक्स की और जी डैश एक्स की वैल्यू सेम आएगी उस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि वहां पे कॉमन टेंजेंट आ रही है। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो e की पावर x आता है एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2kx आता है एट द पॉइंट x1 y1। इसका मतलब e की पावर x1 शुड बी इक्वल टू 2kx1। ये एक और रिलेशन आ गया,
एक और रिलेशन आया, तो ये भी e की पावर x1 है, ये भी e की पावर x1 है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k(x1). के को काट दूं क्या? काट देता हूं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है के 0 नहीं है, तो के दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है। तो यहां से x1 की वैल्यू आई 0 और 2 के बराबर। लेकिन x1 को 0 डालने पर देखो कुछ पंगा हो रहा है। 0 डालने पर ये वाला तो e की पावर 0 तो बन रहा है 1, और ये वाला बन रहा है 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इनका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। x1 इक्वल टू 2 ही इनका कॉमन पॉइंट है। तो यहां पे डाल दो ना x1 को 2, x1 को 2 डाला तो ये बना e स्क्वायर और ये बना 4k। कितने प्यार से k की वैल्यू e स्क्वायर बाई 4 आ गई। पूरे क्वेश्चन में काम की बात क्या थी? दो बातें काम की। जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक तो उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी दोनों फंक्शन की, और उस पॉइंट पे स्लोप भी सेम आएगा। समझे कि ना समझे? जल्दी से बताना, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। चैट को ऑफ करना पड़ सकता है। नमन, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बेटा, जल्दी बताओ। देखो तुम चैट पे ध्यान दोगे तो कैसे होगा यार। तुम्हारा ध्यान तो चैट की तरफ है कि कौन क्या बातें कर रहा है, थोड़ा सा मैं भी देख लूं। इतने में अल्ले सवाल तो खत्म हो गया सर, दोबारा बता दो। पूरा बता दो सर। यार मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों कर्व अगर किसी पॉइंट x1 y1 पे टच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। वहां से एक रिलेशन आया, ये पहला रिलेशन। दूसरा, उस पॉइंट पे दोनों का डिफरेंशिएशन यानी दोनों का स्लोप भी सेम होगा। वहां से आया दूसरा रिलेशन। दोनों रिलेशन को इक्वल किया तो x1 की वैल्यू 2 निकल के आई। वो x1 की वैल्यू 2 मैंने किसी भी एक रिलेशन में डाल दी तो वहां से k की वैल्यू आ गई। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, पता नहीं कैसे होगा। चलो आगे निकाल दो फटाफट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। किस किस का आता है सही जवाब, देखते हैं जरा। ये कर्व जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? चलो चैट को ऑफ कर देता हूं, बहुत हो गया यार, बहुत नाटक कर लिया तुम लोगों ने, मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा। हैशटैग चैट ऑफ, सही है। रणवीर लेट आया, कह रहा सर पूरा सारा कुछ दोबारा पढ़ा दो। हाउ एक्स इक्वल टू 0 और 2, एक ही तुम्हारा डाउट में मतलब क्लियर कर देता हूँ। देखो x1 स्क्वायर की वैल्यू 2x1 आई थी, यानी x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। x1 कॉमन निकाला तो x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आई 0 और 2। एक ही तुम्हारा डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया है। हाउ x इज इक्वल टू 2, और 0 डालने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए 0 को अपन ने रिजेक्ट किया था। Why did to solve those 2e power x? मैंने एक बार तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x1 किया था, और एक बार f डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू g डैश ऑफ x1 किया था। वहां से मेरे पास दो इक्वेशन आई थी। एक तो e की पावर x1 की वैल्यू शायद k x1 स्क्वायर के बराबर आ रही थी, एक e की पावर x1 की वैल्यू 2k x1 आ रही थी। तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को भी इक्वल किया था। वहां से ये इक्वेशन बनी थी, वहां से x की वैल्यू आई थी। समझ गए? सब कुछ समझा दिया मैंने दोबारा। चलो चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, देखें किसी का आंसर आया है क्या। नॉर्मल की इक्वेशन किसी की निकल के आई है क्या? बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन निकल के आएगी। y इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, 1 1 1 1 1। नहीं यार, नहीं नहीं, वी तुम्हारा गड़बड़ हो गया। नहीं, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 सही जवाब, बहुत बढ़िया। तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप तो मैं डिफरेंशिएट करके निकालूंगा, पॉइंट दे नहीं रखा है, लेकिन ये कह रखा है कि जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां यानी कि y की वैल्यू 0 हो रही होगी। तो y को 0 डालने पर बन रहा है x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, जो कि होता है 1, यानी पॉइंट आ गया मेरे पास 1,0। तो 1,0 पे मुझे निकालना है नॉर्मल की इक्वेशन। डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करते टाइम एक फॉर्मूला काम में आएगा, x की पावर y को डिफरेंशिएट करते टाइम, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में।
डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो बन गया 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एफ की पावर जी का डिफ्रेंशिएशन एफ की पावर जी इंटू जी, सॉरी जी कौन है, जी है वाई। चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एफ की पावर जी का डिफरेंशिएशन होता है एफ की पावर जी इंटू एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश इंटू एल एन एफ। ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, तो एफ की पावर जी हो गया एक्स की पावर वाई इंटू जी यानी कि वाई, एफ डैश यानी कि 1, एफ यानी कि एक्स प्लस जी डैश यानी कि वाई डैश और एल एन एक्स। एक्स को 1 पुट कर देता हूं, वाई को 0 पुट कर देता हूं, तो ये आया वाई डैश इज इक्वल टू एक्स की, ये तो बन गया 1 और x को 1 वाई तो ये बन गया 0 और y डैश इंटू एल एन एक्स ये भी बन गया 0। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलती करी अपन ने यार। 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स की पावर y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डैश इंटू एल एन एक्स। ठीक है, x को 1 और y को 0 डालना, तो हाँ 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 और ये सारा 0 आ गया, तो y डैश की वैल्यू -1 आई। y डैश यानी टेंजेंट का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 आ जाएगा। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये 1 और ये 0, ये तो ये वाला पॉइंट है 1,0 वाला, और स्लोप 1 के बराबर आ गया। समझे कि ना समझे? बोथ साइड पे लॉग लेके नहीं 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 नहीं, अगर आपको लॉग लेके करना है तो सिर्फ x की पावर y को अलग से लॉग लेकर फिर उसका डिफरेंशिएशन उठाकर यहां पे डालना पड़ेगा और वो इसी के बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। इसलिए अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो टाइम बचेगा लाला, टाइम बचेगा। टाइम बहुत कीमती कमोडिटी है। दोनों तरफ लॉग लेगो तो क्या हो, हाँ, दोनों तरफ लॉग लेगो तो हो जाएगा। अकेला x की पावर y एक तरफ है, दोनों तरफ लॉग लेके भी हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो, दोनों तरफ लॉग लेके भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ओनली आरएचएस में नहीं यार, ओनली आरएचएस पे लोगे तो आपको x की पावर y पूरे का अलग से डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। स्लोप का लास्ट स्टेप देखो, x को 1 और y को 0 डाला तो ये वाला पार्ट 0 हुआ, और x को 1 डाला तो ln1 0, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू ये सारा का सारा 0 बन रहा है, तो वाई डैश की वैल्यू -1 आ गई। लेकिन वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स तो टेंजेंट का स्लोप होता है, नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन 1, तो स्लोप आ गया 1 के बराबर। क्लियर, गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे उनके बीच का एंगल क्या है, ये कैसे डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है पहले कर्व पे टेंजेंट और दूसरे कर्व पे टेंजेंट। इन टेंजेंट बड़ी शानदार बनी है यार, दूसरे कर्व पे टेंजेंट और इन टेंजेंट के बीच का एंगल, ये होता है एंगल बिटवीन कर्व्स। तो सोचो कैसे निकालूं? डिफरेंशिएट कर लो, पहले का m1 निकल जाएगा स्लोप, डिफरेंशिएट करो दूसरे का m2 निकल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लॉग लेके बताइए सर। नहीं, मैं लॉग लेके प्रेफर नहीं करूंगा, मैं कहूंगा फॉर्मूला याद कर लो, टाइम बहुत बचेगा। ठीक, तो ये बड़ा आसान है कि दो कर्व्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है। एट द सेम टाइम एक बड़ी काम की बात येलो कलर में लिखी हुई है मैंने, क्या? if the angle between two curves at each point of intersection is 90 degree, then they are called orthogonal curve। काम की बात क्या है? हर पॉइंट पे, जैसे कि मान लो एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ओरिजिन पे तो ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि एक की टेंजेंट ये वाली है, दूसरे की टेंजेंट ये वाली है, जो दोनों परपेंडिकुलर हैं। लेकिन इस पॉइंट पे जरूरी नहीं कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा हो, आ भी सकता है, जरूरी नहीं है। यानी कि हमें दोनों पॉइंट पे चेक करना होता है। अगर दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है तभी हम बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल कर्व है। क्लियर? टेंजेंट और नॉर्मल तो क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? सबसे आसान है यार, सबसे आसान है, सबसे आसान। डिफरेंशिएट करके स्लोप निकलता है, वो स्लोप होता है टेंजेंट का। और m1 m2 -1, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और m1 m2 -1 करते हो, ये टेंजेंट का स्लोप, ये नॉर्मल का स्लोप, तो वहां से नॉर्मल का स्लोप भी निकल जाता है। हाउ टू फाइंड द एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज? हमेशा हम एक्यूट वाले एंगल की ही बात करते हैं। जैसा स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हो, दो लाइंस के बीच का एंगल, हमेशा हम एक्यूट वाले एंगल की ही बात करते हैं, इसीलिए अपन मॉड्यूलस लगाते हैं।
डायग्राम एक बार फिर से समझाऊं, देख लो डायग्राम। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज ये पहला कर्व है और ये दूसरा कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर इनके बीच का एंगल क्या है? वो एंगल एक्चुअली इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं पहले कर्व की, और इसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचता हूं दूसरे कर्व की, ये अब इन दोनों ग्रीन और ब्लू के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो वो एंगल कैसे निकलेगा? दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, कर्व के बीच को भूल जाओ। अब दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, उसका तो फॉर्मूला यही होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 कौन है? m1 इसका स्लोप कैसे निकालूं? डिफरेंशिएट करके। m2 इसका स्लोप कैसे निकालूं? डिफरेंशिएट करके, और यहां पुट कर दो, एंगल निकल जाएगा। क्लियर? चलो ऑर्थोगोनलिटी पे सवाल दे रहा हूं। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल या इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर आपको ऑर्थोगोनलिटी वाली चीज समझ में आ गई है तो हो गया क्लियर? वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चीजें बहुत सारी है, इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। चाहता तो मैं हूं कि थोड़ा धीरे चलूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझ में आए, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में चीजें बहुत सारी है। टेंजेंट नॉर्मल भी है, रेट मेजरमेंट भी है, मोनोटोनिसिटी भी है, मैक्सिमा मिनिमा भी है, अप्रोक्सीमेशन भी है। उन सब में से कभी ना कभी क्वेश्चन उठ के आया ही है, इसलिए मैं सबको कवर करूंगा। और सबको कवर करने के लिए बहुत ही आवश्यक कि आप मेरे साथ बने रहें। जो मैं जल्दी में पढ़ाऊं उसको जल्दी में समझ लें, जो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं उसको धीरे धीरे समझ लें। a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1/3, और ऑर्थोगोनल का पार्ट ये कहता है बेटा, किसने पूछा है? डीए ने पूछा है कि दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर अगर इनकी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो कर्व कहलाएंगे ऑर्थोगोनल। लेकिन ऐसा उनके हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे ये दो कर्व हैं, एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक इस वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ता है कि दोनों पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, यानी कि दोनों पॉइंट पे m1 m2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेंस में भी है, बिल्कुल है, 100% है, 101% है, 200% है, 400% है। 1/3 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। मैं चैट को थोड़ी देर के लिए ऑफ करके जिन बच्चों को ऑर्थोगोनल समझ में नहीं आया उनके लिए थोड़ा और ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा ना कि दोनों कर्व एक दूसरे को सपोज किसी पॉइंट x1 y1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x1 y1 कॉमन पॉइंट है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि y1 की वैल्यू 1 माइनस ए x1 स्क्वायर आ रही होगी, और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर। बेसिकली मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। क्यों निकाल रहा हूं इंटरसेक्शन पॉइंट? सोचो, क्योंकि उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही तो मुझे m1 m2 को -1 करना है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। हो सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट ना निकालना पड़े, एक बार अपन ये रिलेशन लिख के छोड़ लेते हैं। मैं आपको दूसरी काम की बात बताता हूं। दूसरी काम की बात क्या है कि x1 y1 पर m1 m2 m2 की वैल्यू -1 आएगी। m1 कौन? पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो -2ax आ रहा ना। एट द पॉइंट x1 y1 इसकी वैल्यू -2ax1 आएगी। m2 कौन? m2 यानी इसका डिफरेंशिएशन जो कि आ रहा है 2x1। दिस शुड बी इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बचा 4ax1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 नहीं +1, यानी कि x1 स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 1/4a। तो बेसिकली मेरे पास वो पॉइंट मिल गया जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब x1 स्क्वायर की वैल्यू अगर आ गई है तो देखो ये मुझे बड़ा आराम से दिख रहा है, यानी कि y1 की वैल्यू भी आ गई 1/4a। इस वाले में पुट कर दो y1 और x1 को, तो y1 की जगह डाला मैंने 1/4a, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस a इंटू, यहां पे डाला मैंने x1 स्क्वायर जो कि है 1/4a, यानी 1/4a इज इक्वल टू a, और ये तो कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1/4 हुआ 3/4, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/3। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या? दोनों ऑर्थोगोनल दिए हुए थे, तो मैंने कहा कि दोनों किसी पॉइंट पे काटेंगे तभी तो उस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल बनेंगे।
तो मान लिया मैंने वो पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 यूं सोचो दो वेरिएबल हैं x1 और y1, तो कहीं से मुझे दो रिलेशन चाहिए। एक रिलेशन तो आया कि दोनों सॉरी जो x1 y1 है वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो दोनों कर्व में सेटिस्फाई करके ये वाला रिलेशन आ गया। दूसरा m1 m2 की वैल्यू -1 हो रही होगी, m1 कौन, पहले का डिफरेंशिएशन, m2 कौन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 किया तो वहां से एक और रिलेशन आ गया। अब तो बस मैनिपुलेशन है, कहीं से x1 स्क्वायर की वैल्यू डाली और कहीं से y1 की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। चैट को ऑन कर रहा हूं, समझ गए हो तो फटाफट से यस लिखना, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन टेंजेंट नॉर्मल पे घूम रहे हैं, अभी तो दो तीन चीजें, तीन चार चीजें और बढ़िया हैं, जल्दी करो। यस सर, और यस, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। देखो इस P पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट खींची है, टेंजेंट, ये टेंजेंट अगर थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो tan थीटा जो है वो m के बराबर हो जाएगा, स्लोप। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है f डैश x की वैल्यू एट द पॉइंट x1, या इसको आप dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 ऐसे भी लिख लो, या इसको थोड़ी देर के लिए y डैश मान लो, बात सारी एक ही है। ये एंगल अगर थीटा है, ये डिस्टेंस p का x एक्सिस से डिस्टेंस y1 है ना। अब जो pt डिस्टेंस है, pt इज एक्चुअली कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट pt कहलाता है। और जो tm डिस्टेंस है वो कहलाता है सब टेंजेंट, ठीक है। तो ये y1, और अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो शायद y1/pt आ रहा है, यानी कि y1 की वैल्यू आ रही है pt इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू y1/pt, ठीक है। तो गलती कर दी ना, y1 नहीं निकालना है मुझे, pt निकालना है, यानी pt की वैल्यू आ रही है y1 इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि y1 √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा, यानी कि pt इज इक्वल टू y1 √1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, यानी कि dx/dy का होल स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर मेरे तो समझ ही नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया सर। अगर समझ नहीं आया ना तो ये चार फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड आएगा। हाँ, कोनिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो अगर कोनिक दिया हुआ है तो मैं क्या कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सारी याद कर लेना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जिनमें से एक मैंने आपको डिराइव करके दिखा दी है, इन द सेम वे सारी चीजें आप डिराइव कर सकते हो। कैसे, इस राइट एंगल ट्राइंगल की माध्यम से। ये वाला एंगल थीटा, ये डिस्टेंस y1, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। तो ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री लगा के सारी लेंथ निकल जाएंगी। आ गया समझ, बिल्कुल। फॉन्ट साइज इंक्रीज मतलब मेरे लिखने का फॉन्ट साइज या जो मैं स्लाइड पे दिखा रहा हूं उसका फॉन्ट साइज। बात करते हैं फटाफट से रेट मेजरमेंट एंड अप्रोक्सीमेशन की। रेट मेजरमेंट में इस तरह के सवाल आएंगे, सपोज एक स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। आपसे पूछेगा कि रेडियस की रेट ऑफ चेंज बता रहा हूं तो एरिया की रेट ऑफ चेंज बताओ। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा dA/dt, और इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 4π तो कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन 2r आएगा, लेकिन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि dr/dt अलग से करना पड़ेगा। इस तरह की बातों का ध्यान रखना, और कोई ज्यादा भेद नहीं है। दूसरी बात, अप्रोक्सीमेशन का अगर सवाल हो तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x। इतने से फॉर्मूले से हर क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का हर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा y यानी कि y में कितना चेंज आया, इज इक्वल टू dy/dx यानी किस रेट से चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई x में कितना चेंज आया। ये वाला पार्ट क्लियर हो तो आगे बढ़ो फटाफट। हाँ हाँ बिल्कुल यार, यही तो बेसिक फंडामेंटल है यार। कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, ये डिफरेंशिएट करके आ जाता है यार मैक्सिमम मिनिमा का। यस, फटाफट से लिखो यस यस यस, तो मैं आगे बढ़ूं। और क्लियर,
एग्जाम्पल्स ऑन दिस, ये लो एग्जाम्पल, ये लो, ये लो एग्जाम्पल. फाइंड द पॉइंट ऑन दिस पैराबोला एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा. शिवम को भी समझ में आ गया, नमन को भी समझ में, तुषार को भी समझ में आ गया. तो फटाफट से निकाल दो जरा ऐसा पॉइंट इस पैराबोला पर जहां पर ऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा. जल्दी 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 जल्दी, टाइम की शॉर्टेज है आज, चैप्टर बड़ा है थोड़ा. क्वेश्चन नहीं दिख रहा. क्वेश्चन में कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 18x पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 आया. ले मैंने तो करके ही बता दिया यार, मैंने तो करके बता दिया. उत्तर आ गया लोगों का 9/4, 9/2. गड़बड़ गड़बड़ यार, गड़बड़ यार, क्या करते हो यार, ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहे हो. 9/4, 9/2 निकाल रहे हो यार, क्या करते हो यार. व्हाट इज ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा? ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, उसको एब्सिसा भी बोलते हैं. 9वीं 10वीं क्लास में आता है यार, तुम कमाल कर रहे हो मेरे साथ यार. सृष्टि का 9/8, 9/4 गड़बड़. पीपी का सही है 9/8, 9/2. दैट इज करेक्ट आंसर. बाकी सबका गड़बड़ है. क्या करते हो ऐसे यार, ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये. ऑर्डिनेट की जो रेट ऑफ इंक्रीज है यानी dy बाई डी टी जो है, इट इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा. इसको चाहो तो यूं समझ लो कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx बाई डी टी. तो dt हटा दूं तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू 2 आ रही है. या डायरेक्टली इस चीज को समझ लो कि ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू एब्सिसा डबल है, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू 2 है. कितना आसान सवाल है. कह रहा है इस पैराबोला पे ऐसा पॉइंट निकाल दो जब dy बाई dx की वैल्यू 2 आए. तो डिफरेंशिएट किया इस पैराबोला को मैंने, क्या बन रहा है 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 18. dy बाई dx की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो 2y इंटू 2 इज इक्वल टू 18. तो y की वैल्यू आई 18/4. 18/4 का मतलब 9/2, और y को अगर मैं 9/2 यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 9/8. यानी कि 9/8, 9/2 ऐसा पॉइंट है जहां पर देखो ये पैराबोला अगर आप ड्रॉ करोगे y स्क्वायर इक्वल टू 18x ऐसा आएगा ना. तो इस पे ये वाला कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर dy बाई dx की वैल्यू 2 आती है. 9/8, 9/2. बहुत सारे बच्चों का आ गया. एक और क्वेश्चन फटाफट से. इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताऊंगा आपको, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या. टाइपिंग मिस्टेक हुई तो कोई बात नहीं, पर यह आंसर सही निकलना चाहिए था. पुनीत का एसके का गड़बड़ है. मयंक, हर्षित, शिवम, सृष्टि, निकाल तो बहुत सारे लोगों ने लिया था पर कईयों का गलत था. कॉनिक कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं यार, उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा. डिफरेंशिएशन से जल्दी हो जाएगा, कॉनिक वाले से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा. .01 सेंटीमीटर. वॉल्यूम में एरर निकालना है तो पहली बात तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा कुछ ना कुछ. नहीं 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 यार, क्या बात कर रहे हो. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्वेश्चन बताऊं. क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर. यार मेंस में नहीं आता ना तो मैं नहीं करवाता बेटा, नहीं करवाता अगर मेंस में नहीं आता तो. 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब आज ये एकदम क्लियर कट प्रूव हो चुका है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो. बताऊं कैसे प्रूव हुआ. ये एनसीईआरटी का सवाल है मेरे भाइयों, एनसीईआरटी का सवाल है ये, एज इट इज एनसीईआरटी का सवाल है, और तुम उसके भांति भांति के उत्तर निकाल रहे हो. इसका मतलब तुम बोर्ड की प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं कर रहे हो. तुम्हें तो बस चैट में इंस्टा आईडी बता दो, तू तेरी बता दे मैं मेरी बता दूं, आजा भाईला बातें कर रहे हैं. क्यों यार,
कितना प्रेशियस टाइम है, इस प्रेशियस टाइम को यूज कर लो। उसके बाद इंस्टा आईडी एक दूसरे की शेयर करोगे तो ज्यादा मजा आएगा कि मैं आईटी दिल्ली में हूं, तू कहाँ है, मैं आईटी बॉम्बे में हूं। चलो फटाफट से करते हैं, ध्यान से सुनना, चैट को मैं कर रहा हूं ऑफ, ध्यान से सुनना भैया। किसी स्फीयर की रेडियस मेजर की हमने, तो हमारे हिसाब से 9 सेंटीमीटर आई, लेकिन उसमें कुछ एरर है। एरर का मतलब डेल्टा आर है कुछ, कितना है 0.03 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है डेल्टा वी निकाल दो। अभी फॉर्मूला बताया था ना क्या, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे। तो मुझे अगर डेल्टा वी निकालना है, यानी कि मुझे डी वी बाई डी आर करना है मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर करना है। वी क्या होता है, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर। तो डीवी बाई डी आर अगर निकालूंगा तो 4/3 पाई, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², कट गया कट गया। तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू आई मेरे पास, डीवी बाई डी आर की वैल्यू आई मेरे पास 4πr²। कब निकालनी है डीवी बाई डी आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू 9 के बराबर है तब निकालनी। देखो ना 9 के बराबर जब है, तो यहां पे अगर मैं आर की वैल्यू 9 डालता हूं तो ये बन रहा है 4 पाई इंटू 81, ठीक है क्या, 324 पाई, ठीक है। अब पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, सारी वैल्यू आ चुकी है अपने, इस वाले में नहीं, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, क्योंकि डेल्टा वी निकालना है, वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा वो निकालना है। तो डेल्टा वी अगर निकालना है तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डीवी बाई डी आर कितना है 324 पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर कितना है 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आना चाहिए 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पूरा निकालोगे तो ये लगभग 30.52 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यही अपना उत्तर है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात। देखो रियल लाइफ में अगर आप कोई सपोज कोई रिफाइनरी देखो या कोई केमिकल फैक्ट्री देखो, उसमें जो कंटेनर होते हैं वो 9 सेंटीमीटर रेडियस के तो होते नहीं है, वो तो 9 मीटर रेडियस के होते हैं। इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। उस 9, आपने सपोज एक कंपनी को ऑर्डर दिया कि मैं एक रिफाइनरी लगा रहा हूँ जिसमें मुझे 9 मीटर रेडियस का एक स्फीयर चाहिए, जिसमें शायद पानी या पेट्रोल या डीजल कुछ भी इकट्ठा होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। 9 मीटर रेडियस का मुझे एक स्फीयर चाहिए, और उस कंपनी के जो भी बंदे थे उन्होंने 0.03 मीटर का एरर दे दिया। यानी आपने तो कही थी कि 9 मीटर रेडियस का बनाना है, उसने बना दिया 8.97 मीटर रेडियस का बना दिया। क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है, इतना सही तो गैप है उसमें, 3 सेंटीमीटर का ही तो गैप है। लेकिन वो गैप जब आप वॉल्यूम में निकालोगे तो वो 30 सेंटीमीटर क्यूब था, आपकी बार 30 मीटर क्यूब बन जाएगा। यानी कि आपके उस कंटेनर में 30,000 लीटर पानी कम स्टोर हो पाएगा। ये है रियल लाइफ, जहां पर आप एरर, छोटी सी एरर करते हो तो उसके बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समझ में आ गया हो तो फटाफट से यस लिखना, मैं आगे बढ़ता हूं। समझ में आ गया हो तो फटाफट से यस लिख देना, मैं आगे बढ़ूं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे, चलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन बड़ा ही आसान है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। बिल्कुल आसान है ये वाला पार्ट। तो कर दो जरा, ये वाला फंक्शन कहां पर इंक्रीज करेगा। समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फनी, फनी तो नहीं, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं यार, इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। एलयू ने निकाल दिया फटाफट से। जितने जल्दी उत्तर निकालोगे ना उतने ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा उत्तर गलत होगा। जितनी जल्दी उत्तर निकालोगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा उत्तर गलत होगा। बी है सर, नमन का बी। मयंक का डी। मयंक तुम्हारा जवाब सही है, गुड। मयंक यार तुमने शायद पहले जवाब दिया या नहीं दिया, तुम्हारा नाम तो मैंने आज ही पढ़ा है। शिवम कह रहा है सर बी होगा। अरे मेंस लेवल है यार, पहले मेंस आएगा ना यार। मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स मेंस का चला रहे हैं अपन। ये तो वही वाली बात हो गई सर,
ये रामायण है या महाभारत है? डी डी डी, देख लो देख लो देख लो, तुम्हारे सामने एग्जांपल है। जो बच्चे आराम से आंसर निकाल रहे हैं उनका सही निकल रहा है, जो फटाफट हाँ वो निकल गया सर, ये आ रहा है सर, भी आ रहा है, उन सबके उत्तर गलत आ रहे हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड फालतू लगा लो, सही निकालो। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, चैट को कर रहा हूं ऑफ, ध्यान से देखना जिनका गलत निकला है। एफ डैश एक्स निकाला मैंने, एफ डैश एक्स, तो पहले तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आएगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, जो कि बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इंटरप्रेट करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कॉस एक्स को कॉमन निकाल रहा हूं, तो मेरे पास बच रहा है 1 माइनस टेन एक्स। कॉस एक्स को कॉमन क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कह रहा है चेक करो इंक्रीजिंग कहां बनेगा। इंक्रीजिंग आने का मतलब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे पॉजिटिव। अब इन सारे इंटरवल में चेक करना बड़ा आसान है। कैसे, देखो 0 से π/2 में नीचे वाले को तो चेक करूं नहीं ना, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव या स्क्वायर लगाया हुआ है। 0 से π/2 में ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला π/4 के बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। π/4 पे वैल्यू 1 आएगी tan x की, वहां 0 बनेगा, उसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन गलत। माइनस π/2 से π/2 में ये तो π/2 तक जैसे ही पहुंचोगे ये वाला पार्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी π/2 तक तो जाना ही नहीं है, π/2 तक तो जाना ही नहीं है, π/2 तक तो जाना ही नहीं है। करेक्ट आंसर डी। कितना जल्दी निकला। अब डी को ध्यान से देखना, अगर माइनस π/2 से π/4 की बात करोगे तो 1 माइनस टेन एक्स में जब ये माइनस π/2 से 0 हो रहा होगा तब tan x की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यानी माइनस π/2 से 0 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और 0 से π/4 में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी अपन ने डिस्कस किया कि 0 से π/4 में tan x की वैल्यू 1 से छोटी रहती है, छोटी रहती है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव बनेगा। और cos x की बात अगर करी जाए तो माइनस π/2 से π/2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x पॉजिटिव ही रहता है, तो cos x की तो टेंशन है ही नहीं, टेंशन सिर्फ 1 माइनस टेन एक्स की है। इसीलिए मैंने cos x को कॉमन निकाला था, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स को जज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब बनेगा। 1 माइनस टेन एक्स को जज करना थोड़ा आसान है। समझ गए हो तो फटाफट से यस लिखना, मैं आगे बढ़ता हूं। समझ गए हो तो फटाफट से यस लिखना। यस यस यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, -5 से 5 वाले इंटरवल में। सॉरी सर गलत आया था, सॉरी मैं भी यार, मैं भी सॉरी। मैं क्यों सॉरी, साइन टू टेन क्यों किया अभी बताया ना बेटा। cos x माइनस टेन एक्स था, उसको थोड़ा जज करना मुश्किल है कि ये पॉजिटिव कब बनेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने cos x को कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x बन जाएगा ना, तो ये cos x इंटू 1 माइनस टेन एक्स बन गया। अब 1 माइनस टेन एक्स को गेज करना आसान है कि टेन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी कब होगी। आप एग्जाम्पल से समझाना, अच्छा समझ में आ रहा है। कौन से वाले एग्जाम्पल से बेटा, क्लियर हो गया, मिटा दूं इसको, चलो। tan π/2 को 0 मान लिया था, माना नहीं था, कोई वायरस आ गया तुम्हारे दिमाग में। -48 एंड -1 बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत। एक ध्यान से सवाल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सवाल को। शायद तुम कुछ और कहना चाह रहे हो, वैल्यूज तो ठीक है तुम्हारी, पर तुम कुछ और कहना चाह रहे हो शायद। e⁻8 मैक्सिमम गड़बड़, 1 इज द लीस्ट गड़बड़, 2 एंड -2 गड़बड़। जब भी कोई क्वेश्चन समझाओगे e⁻48 एंड e⁻−1, RS का करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल सही, RS का करेक्ट आंसर आया है। मैक्सिमम 2 इंटू e⁻8 गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है।
अरे मैक्सिमा थोड़ी पूछा है लल्ला, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पूछी है। सृष्टि का भी सही जवाब आया है। अब कुछ कुछ बच्चों के ठीक जवाब आने लगे हैं। मैक्सिमम इज ई की पावर 48, 1/e और e की पावर 8। नहीं यार, कहीं करो भाईला यार थे यहाँ। गोविंद का 2 इंटू ई की पावर 48। नहीं यार। x इक्वल टू 2 मिनिमम। अरे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू पूछी है मेरे बेटे। चलो, कई सारे बच्चों का सही जवाब आ चुका है। मैं चैट को कर रहा हूं बंद। जिनका नहीं आया ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात बताने वाला हूं। क्या ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछी है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 2x माइनस 4। 2 कॉमन निकाला तो 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और साथ में आया x माइनस 2। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, बनाना नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो इंटरवल दे रखा है पहले तो वो इंटरवल प्लॉट करो, -5 से लेकर 5 के बीच में। अब वो वाला पॉइंट निकालो जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। कहां पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है। नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट प्लॉट कर लो। अब इस इंटरवल में सोचो x अगर 2 से बड़ा है, x अगर 2 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। और e की पावर में कुछ भी चढ़ा दो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव रहने वाली है। किसकी, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। 2 से छोटा लोगे तो दिख रहा है कि ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही है। यानी यहां पर नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। किसकी, फंक्शन की नहीं, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आने वाली है। जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज करता है। ये मैंने फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया, फंक्शन का पैटर्न बनाया कि फंक्शन डिक्रीज करेगा। और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फंक्शन इंक्रीज करता है। यानी -5 से 5 के बीच में ग्राफ पहले नीचे आ रहा होगा फिर ऊपर जा रहा होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि मिनिमम वैल्यू तो पक्का x इक्वल टू 2 पर ही आ रही होगी। यानी f2 की वैल्यू निकाल लो। f2 को निकालूंगा तो e की पावर 4 प्लस 3 e की पावर -1 आएगी जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, 5 पे भी आ सकती है, -5 पे भी आ सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट आइदर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5। तो सर पता कैसे चलेगा, पता चलेगा ना, f ऑफ 5 भी निकाल के देख लो और f ऑफ -5 भी निकाल के देख लो, दोनों में जो बड़ा हो वो मैक्सिमम है। समझ गए। f ऑफ 5 निकालोगे तो कितना आ रहा भैया, 25 e की पावर 8 आ रहा है। और f ऑफ -5 निकालोगे तो शायद e की पावर 48 आ रहा है। समझ गए होगे कि e की पावर 48 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड e की पावर -1 इज द मिनिमम वैल्यू। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो लिखना, अदरवाइज यस लिख के फटाफट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया हो तो यस लिखना, कोई दिक्कत हो तो फटाफट से पूछ लेना। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ये पैटर्न बता रहा हूं मैं कि जो एफ डैश एक्स जो आप गेज करोगे ना कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, उससे ग्राफ की टेंडेंसी पता चल रही है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा होगा ना, ग्लोबल मैक्सिमा, हाँ इस इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमा होगा। प्लीज रिपीट, कैसे x-2 इज पॉजिटिव। चलो एक बार और देख लो, चलो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू चेन रूल से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 2x -4 आ रहा है। 2 कॉमन निकाल दूं तो 2 बाहर निकला, e की पावर समथिंग इनटू x -2 हुआ। ठीक, मैं चैट को ऑफ करना पड़ेगा ताकि मेरा ध्यान उधर ना जाए। मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूं। ठीक, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में ये इंटरवल बनाया, इंटरवल को प्लॉट किया मैंने कि -5 और 5 के बीच में बात हो रही है, उससे दाएं बाएं बात ही नहीं हो रही है। अब ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही हो। तो कहां पे आ रही है 0, x इक्वल टू 2 पे आ रही है 0, x इक्वल टू 2 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। बीच में कहीं बना लेते हैं,
आसान रहेगा। तो x इक्वल टू 2 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो सारे पॉइंट भी आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। अब आप ये चेक करो कि ये जो नंबर लाइन में दो टुकड़े बने हैं, ये पहला टुकड़ा कौन सा टुकड़ा, -5 और 2 के बीच का, ये दूसरा टुकड़ा कौन सा, 2 और 5 के बीच का। इन दोनों टुकड़ों में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो देखो ये जो दूसरा टुकड़ा है ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, देखो 2 से बड़ी है ना एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 से बड़ी डालोगे यहां पर तो पॉजिटिव आएगा, x-2, एक्स 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। और e की पावर में कुछ भी हो तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, यानी इस पूरे इंटरवल में यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, x को अगर 2 से छोटा लोगे, 2 से छोटा लोगे तो ये x-2, x अगर 2 से छोटा है तो x-2 नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हर इंटरवल में गेज कर लेना कि कहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। बताया था ना अभी, ये बताया था ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव यानी ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। अब ये ग्राफ नहीं, ये ग्राफ का पैटर्न है कि ग्राफ पहले कम हो रहा होगा फिर बढ़ रहा होगा। अब ये कम होते होते और बढ़ते बढ़ते में मुझे एक बात तो पक्की क्लियर हो गई कि यहां पर ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आने वाली है, यानी एफ मिनिमम विल बी एफ ऑफ 2 के बराबर। एक्स को जब 2 लूंगा तब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, वो अपन ने निकाली थी e की पावर -1। अब मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता नहीं है कि 5 पे आएगी या -5 पे आएगी, मुझे पता ही नहीं है यार, क्योंकि इधर और उधर। तो इस ऐसे जब ग्राफ जा रहा है, ऐसे जब ग्राफ जा रहा है तो हो सकता है इधर ज्यादा वैल्यू आ रही हो सकता है इधर ज्यादा वैल्यू आ रही हो। पता कैसे चलेगा, वैल्यू निकाल के पता चलेगा। तो मैं f5 भी निकाल लेता हूं जो कि e की पावर 8 आ रहा है, और मैं f-5 भी निकाल लेता हूं जो कि e की पावर कितना आ रहा था, 48 आ रहा था। e की पावर 8 था ना वहां, e की पावर 8 और e की पावर 48। तो दिख गया मुझे कि ये वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब समझ गए हो तो फटाफट से यस लिखना, मैं आगे बढ़ूं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। रोल्स थ्योरम ध्यान है क्या, 48 कैसे आया, यहां पर x की वैल्यू -5 डाली थी यार, तो -5 का ये बना 25 + 20 + 3, 48 आ गया। ठीक है, चैट को मुझे ऑफ रखना पड़ेगा यार, चैट को ऑफ रखना पड़ेगा। तुम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड बात पूछोगे तो मैं समझा पाऊंगा, और दूसरी बात करोगे तो डिस्टर्बेंस आएगा। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, बड़ी काम की थ्योरम है, एडवांस वालों को तो बहुत ही पसंद है, मेंस वाले भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। then there exists at least one number c in a, b such that f dash c equal to 0। नहीं आया समझ में, ग्राफ से समझा रहा हूं, देखना। fx कोई ऐसा फंक्शन है जो a से b के बीच में, ये पॉइंट a, f a, ये वाला पॉइंट b, f b, a से b के बीच में कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और ए पर और बी पर ग्राफ की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो कहीं ना कहीं एक बीच में पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी। कैसा भी ग्राफ बना लो, अगर ए से बी के बीच में कैसा भी ग्राफ बना लो, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ए पर और बी पर अगर वैल्यू सेम है, कैसा भी ग्राफ बना लो, अगर ए पर जो वैल्यू है वही वापस बी पर आएगी, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही होगी, यानी कि जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी। कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो ए से ग्राफ स्टार्ट होकर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बी पे भी वैल्यू सेम ही है,
तो ऊपर जाके नीचे अगर आएगा तो ऊपर एक गोलाई, ऊपर टॉप वाला पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी। ये है रोल्स थ्योरम। समझ गए हो तो यस लिखना फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मोनोटोनिसिटी वाला जो कंसेप्ट बताया मैंने एसके कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उतने से काम चल जाएगा मेंस में। ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पैटर्न बनाना सीख लो, उससे काम चल जाएगा। ठीक, अब एक और काम की बात कि अगर f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एफ एक्स कोई ग्राफ है, एफ एक्स कोई ग्राफ है, उसके बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। अब ये ग्राफ यानी कि ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है देन एफ एक्स के कोई भी दो रूट पकड़ लो, उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा पक्का मिल जाएगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू भी 0 हो रही होगी, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का भी एक रूट मिल जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। यस 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 यस, नोट को रिपीट करूं बेटा? नोट मैंने ये कहा है कि सपोज कोई फंक्शन है ऐसा जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, उसके कोई भी दो रूट पकड़ लो, रूट समझते हो ना, जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटता है, कोई भी दो रूट पकड़ लो, इन दोनों रूट के बीच में कम से कम एक बार एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 जरूर आएगी। ये कहा है मैंने नोट। समझा दिया नोट? अब तो क्लियर हो गया होगा। देखो यार, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, तुम ये बातें तुम क्लास के लास्ट में पूछ लेना, अभी तुम क्वेश्चन पे फोकस कर लो ताकि मेरा भी टाइम बचे, तुम्हारा भी टाइम बचे यार। बी और डी उत्तर आ रहे हैं लोगों के ना। लैग एंड ब्लर, अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो इधर उधर खिसक के देख लो, कोई दूसरे रूम में जाके देख लो बेटा, हो सकता है किसी दूसरे रूम में सिग्नल ठीक आ रहा हो। ब्लर तो हो गया यार, हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, हो गया, ठीक हो गया। अब हो जाएगा ठीक। 0 to 1 इज द करेक्ट आंसर। मैं चैट को ऑफ करके फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना। जब क्वेश्चन में आपको इस तरह का दिखे इक्वेशन एटलीस्ट वन रूट, तो समझ जाना या तो रोल्स थ्योरम काम में आने वाली है या फिर एलएमवीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम काम में आने वाली। जब एटलीस्ट वन रूट और इक्वेशन दे रखी हो इस टाइप का जब जुगाड़ो तो, और बाई चांस अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आप पहचान जाओ कि ये रोल्स थ्योरम का सवाल है, तो जिस इक्वेशन की बात कर रखी हो उसको इंटीग्रेट कर देना। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, उसको इंटीग्रेट कर देना। क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम बोलता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो इंटीग्रेट करके मुझे वो वाला फंक्शन मिलेगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये वाली इक्वेशन बनेगी। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास एक फंक्शन बन के आ रहा है, वो फंक्शन क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। समझ में आता है? ये तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लगाना। ऐसा कोई फंक्शन मैंने अज्यूम किया है, कह तो मैं ये रहा हूं कि मैंने अज्यूम किया, पर एक्चुअली मैंने चालाकी करी है। चालाकी क्या करी है कि ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही ना, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता ही है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू पक्का पक्का 0 दिख रही है, क्योंकि यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। एफ ऑफ 1 को निकाल कर देखो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है, ओहो जल्दीबाजी मैंने भी कर दी और गड़बड़ कर दिया, जल्दीबाजी में मैंने इंटीग्रेट गलत कर दिया। ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स, ठीक है।
एफ ऑफ जीरो तो जीरो आ रहा है, देख लिया हमने, एक्स 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 सब जगह जीरो डाला। एफ ऑफ वन अगर निकाला तो बन रहा है ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू प्लस सी। एलसीएम लिया 6 के बराबर तो बना 2a प्लस 3b प्लस 6c। ये भी जीरो है भाईला, ये देखो 2a प्लस 3b प्लस 6c जीरो दे रखा है, यानी कि f0 भी जीरो है और f1 भी जीरो है। इसका मतलब f डैश x हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0,1। रोल्स थ्योरम लगाइए बेटा, रोल्स थ्योरम। इन दो पॉइंटों पे, ए पे और बी पे, फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स कम से कम एक बार जीरो जरूर होगा। एफ डैश एक्स कौन है? एफ डैश एक्स यही तो है, यही तो है एफ डैश एक्स, यही तो है एफ डैश एक्स। करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापिस यही तो आएगा एफ डैश एक्स। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है रोल्स थ्योरम का। समझ गए हो तो यस लिखना, फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम बचा हुआ है अभी तक। जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी लोग यस 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 यस, और यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एलएमवीटी के ऊपर। मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा कम है तो इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, चलो कोई बात नहीं, जिस पे भी बेस्ड है क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम के ऊपर ही, लेकिन इसको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आ रखा है ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक। हिट एंड ट्रायल तो यूज किया, लेकिन बता दिया ना खटका, उसको मैंने इंटीग्रेट करके चेक किया है, ठीक। अगला पॉइंट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। चैट को मुझे ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बार बार डिस्ट्रक्शन हो रहा है मुझे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो किसी न किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये बनेगी। ग्राफ से समझा रहा हूं। रोल्स थ्योरम में और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही फर्क है, वहां पर ए और बी पर दोनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू सेम थी, यहां पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ऐसा कुछ ग्राफ है, मान लो ये वाला पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, ये वाला पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करता हूं तो इस लाइन का स्लोप निकालना बड़ा आसान है, y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये इस लाइन का स्लोप है। एलएमवीटी ये बोलती है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर टेंजेंट अगर खींचोगे तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल आएगी। कोई ना कोई पॉइंट सी कॉमा एफ सी ऐसा मिल जाएगा जहां पर एफ डैश सी यानी टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आ जाएगा। रोल्स थ्योरम इसी का तो स्पेशल केस है। इसी में अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल कर दो तो एफ डैश सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी रोल्स थ्योरम इसी का एक स्पेशल केस है। एलएमवीटी समझ में आ गई हो तो यस लिखना फटाफट से, मैं आगे बढ़ूं। जल्दी 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 जल्दी, यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जेई में आया सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल 1,3। जल्दी से निकाल दो। आरएस तुम्हारा जवाब ठीक है बिल्कुल। रिपीट करना बेटा, ये वाला पार्ट रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि समय हो चला है और अभी हमें मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ना है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तुम रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना तुम। सी सर, सी सागर, ए सर, भांति भांति के उत्तर निकालते हो तुम लोग यार। पक्का 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 सी। एरर आ रहा है, किस तरह का एरर आ रहा है बेटा? सी सी बी, सी पक्का, अंजलि का सी, एसके का सी, सी इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। सी, ये वाला जवाब तुमने सही निकाला है, गुड। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 1 से 3 के बीच में
वो वाला सी की वैल्यू निकाल दो जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, F3 माइनस F1/3 - 1 आए। F3 कितना है, ln3। F1 कितना है, ln1। 3 - 1 कितना, 2। यानी कि ऐसा पॉइंट निकाल दो जहां पर एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू ln3/2 कहां पे आ रही है। तो एफ डैश एक्स अगर मैंने निकाला, एफ डैश एक्स अगर मैंने निकाला तो वो तो 1/x आ रहा है। पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ln3/2 कब आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2/ln3 यानी कि log 3 to the base e। ऊपर ले जाओ तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। x विल बी इक्वल टू 2 log e to the base 3, 2 log e to the base 3। log की प्रॉपर्टी लग गई, आंसर आ गया सी। बहुत ही आसान था ये वाला। तो अगला पार्ट मैक्सिमा मिनिमा का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो एफ किसी पॉइंट पर अगर जीरो हो रहा हो तो उस पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना कि सपोज ये x इक्वल टू सी पे जीरो हो रहा है। अब जहां पे जीरो हो रहा है उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स को चेक करना। जैसे वो मैक्सिमम वो उस वाले क्वेश्चन में चेक किया था ना, x इक्वल टू 2 के दाएं बाएं। सेम फंडा मैक्सिमम मिनिमम लगाना, सेम फंडा, सेम बिल्कुल सेम फंडा। अब अगर x इक्वल टू सी के राइट साइड में अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा हो और लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा हो, इसका मतलब फंक्शन यहां डिक्रीज करेगा और यहां इंक्रीज करेगा। इसका मतलब x इक्वल टू सी पे दिखाई दे रहा है कि मिनिमा आ रहा होगा। आपने एफ डैश एक्स को जीरो किया तो x की वैल्यू c निकल के आई। उसके राइट साइड में एफ डैश एक्स चेक किया तो नेगेटिव आ रहा है, उसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहां पर तो इंक्रीज कर रहा होगा क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और यहां पर डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब x इक्वल टू सी पर क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमा आ रहा होगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कैसे निकालते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमा है मिनिमा है। उस पॉइंट के दाएं बाएं एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करके कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है या पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है। समझ में आ गया तो फटाफट से यस लिखना, आगे बढ़ता हूं। और कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछ लेना। यस क्लियर। चलो दूसरी बात, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। सेकंड ऑर्डर की खास बात यह है कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ कॉनकेव अप होता है, कॉनकेव अप होता है। और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होता है, कॉनकेव डाउन होता है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, या सवाल नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सपोज ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। इस पॉइंट पे हमें दिखाई दे रहा है कि मिनिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। और इस पॉइंट पे अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो जीरो आएगा, और एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो डबल डैश एक्स निकालने पर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव अप है, कॉनकेव कॉनकेव अप है। ऐसा हो तो कॉनकेव डाउन है, ऐसा हो तो कॉनकेव अप है। यानी कि एफ डैश एक्स का जीरो होना और एफ डबल डैश एक्स का पॉजिटिव होना इंडिकेट करता है किसको, मिनिमा को। ग्राफ से दिख रहा है ना मिनिमा है। ऑन द अदर हैंड अगर ग्राफ इस तरह का हो, इस तरह का, इस वाले पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है और एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो नेगेटिव आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है, यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा हो तो वो पॉइंट बनता है मैक्सिमा का पॉइंट। सवाल अगर आपके सामने आता है तो 99% केसेस में फर्स्ट यानी इस वाले पार्ट से आपका काम चल जाएगा। जब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पहचान लोगे तो उसी से पता चल जाएगा कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। बहुत ही रेयर चांसेस में, मतलब कम जरूरत पड़ेगी जब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया हो तो फटाफट यस लिखना। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डबल डेरिवेटिव? यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पे हमें चैप्टर को कवर करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आइडिया बिल्कुल तुम्हारा, जवाब बिल्कुल तुम्हारा जेन्युइन है, पर यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यहां के लिए तुम इतना समझ लो कि एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमा आता है और एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमा आता है।
ये केपी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, केपी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि हमेशा सर लेफ्ट राइट में प्लस या माइनस रहेगा क्या। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। देखो, कल को अगर ऐसा हुआ कि x इक्वल टू सी पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, उसके राइट में भी पॉजिटिव आ रही है, लेफ्ट में भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है। तो सर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो कैसे आई सी पे? देखो ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3x² आएगा, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो 6x आएगा, और एफ डबल डैश एक्स की जरूरत नहीं है, तुम तो एफ डैश एक्स को चेक कर लो। एफ डैश एक्स जीरो कहां पे हो रहा है? जब एक्स जीरो होगा। जीरो के राइट में जाओगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेफ्ट में जाओगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो इसकी वजह से फंक्शन जीरो पर इंक्रीज ही करता जा रहा है। तो जीरो पे ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है। अच्छा डाउट था, बिल्कुल जेन्युइन डाउट था, और इस तरह के केसेस आपने देखे होंगे, समझ गए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जे मेंस में शायद नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, लेकिन जे मेंस में इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक ही पूछा जाता है। चले आगे, पता था, बहुत बढ़िया। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है? गोविंद का ए आया, प्रांशु का ए आया, पक्का पक्का ऑप्शन ए, पी वाई की ऑप्शन है, सही कह रहे हो। आई थिंक ए होना चाहिए। तुषार सावरकर का बी आ रहा है। बी सर, पक्का पक्का पक्का, नहीं 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 नहीं, करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ गलती करी आप लोगों ने। करें सॉल्व। देखो भैया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मेरा फंक्शन है, मुझे चेक करना है कि कहाँ पे मिनिमा और कहाँ पे मैक्सिमा है। तो एफ डैश एक्स निकाला मैंने, एफ डैश एक्स निकाला तो आ रहा है 3x² माइनस पी, और इसको जब मैंने जीरो किया तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट पी बाई 3। इस वाले केस में एफ डबल डैश एक्स निकाल लो बड़ा आराम से, क्योंकि सिंपल सा आ रहा है 6x। तो मुझे दिख रहा है कि एफ डबल डैश जब मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू पे निकालूंगा तो पॉजिटिव आ रहा है, और एफ डबल डैश जब मैं नेगेटिव वाली वैल्यू पे निकालूंगा तो नेगेटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, और ये वाला नेगेटिव आ रहा है। एफ डबल डैश जब पॉजिटिव आता है तो बनता है मिनिमा, और एफ डबल डैश जब नेगेटिव आता है तो बन, नहीं सॉरी 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 सॉरी,
एफ डबल डैश जब पॉजिटिव, हाँ ठीक तो है यार, मिनिमा, और एफ डबल डैश जब नेगेटिव आता है तो बनता है मैक्सिमा। यानी कि इस पे तो मिनिमा आ रहा होगा और यहां पे मैक्सिमा आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा सवाल, क्लियर हो गया। पॉइंट स्टार्टिंग इज मिनिमा एंड एंडिंग इज मैक्सिमा। देखो अगर ऐसा ग्राफ है या ऐसा अगर ग्राफ है तो इस पॉइंट को मिनिमा और इस पॉइंट को मैक्सिमा बोला जा सकता है अगर इंटरवल सिर्फ यहां से यहां तक है। अगर उससे पहले भी और उसके बाद भी ग्राफ है तो नहीं बोला जा सकता। अगर इतना सा इंटरवल है तो मैक्सिमा या मिनिमा उसको बोला जा सकता है, ठीक। लेकिन ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जेईई में आज तक पूछा नहीं गया, ना पूछा जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन कर दो। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इस तरह क्वेश्चन को, कि जिसमें आपको कुछ ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, उसका कुछ जो पूछा है उसको निकालना पड़ता है। एसएच को समझ में नहीं आया, कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? सबका ब्लर हो रहा है क्या? चलो करो जरा ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। 2√7 नहीं, चलो ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, उनको ब्लर होता हुआ दिखता होगा ना। नेट खत्म हो गया बेटा, क्लास भी खत्म होने वाली, बस। ई क्यूब नहीं, गड़बड़ है। नहीं आ रहा, ऐसे शब्द मत बोला करो सर, मुझसे नहीं हो रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरा नहीं आ रहा है, ऐसे शब्द मत बोला करो। इससे तुम्हारा दिमाग ऐसा सिग्नल रिसीव करता है कि उसको जोर नहीं लगाना है। उसको ये लगता है कि इस बंदे की अंतर आत्मा ये मान चुकी है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ई की नहीं, गड़बड़ है, ये वाला भी गड़बड़ है। चलो टाइम खत्म है, मैं थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ करके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। 2/e इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मेरे पास आ चुका है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। एस के का सही जवाब आ चुका है, ध्यान से देखना। तो पहले तो मुझे e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए जब भी मॉडुलस फंक्शन आए डिफाइन कर लिया करो। तो x को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ग्राफ ये मॉडुलस सीधा हट जाएगा, यानी e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। और x को अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो मॉड हटा के माइनस लगाना पड़ेगा, यानी e की पावर x आ जाएगा। दोनों तरफ डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन कर लो, फिर उसकी इमेज ले लेना। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, जो कि इस तरह का आएगा, ऐसा आएगा। और इसी की इमेज ले लूँ लेफ्ट में तो ऐसा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ठीक बनाता हूँ मैं ग्राफ को, थोड़ा सा ठीक से बना देता है। ये ग्राफ इस तरह का आएगा, ये ऐसा, इधर भी ऐसा और इधर भी ऐसा। अब एक रेक्टेंगल बनाया गया है जिसका बेस तो एक्स एक्सिस पे है और ऊपर वाले दोनों पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पॉइंट अगर a,0 हुआ तो इस वाले पॉइंट को -a,0 होना पड़ेगा, तभी तो रेक्टेंगल बन पाएगा। कल को आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने बैठोगे, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने बैठोगे, तो दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। यानी रेक्टेंगल आधा राइट साइड में रहेगा, आधा लेफ्ट साइड में रहेगा। यानी ये वाला पॉइंट अगर a,0 तो ये वाला -a,0 होगा। और ये वाला पॉइंट अगर e की पावर -a है तो ये वाला -a, e की पावर -a होगा। ऐसे में रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है? ये बेस कितना आया? 2a मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी आ रही है? e की पावर -a। देखो एरिया डिपेंड कर रहा है किस पे? a पे। यानी मुझे कोई f ऑफ a, कोई a का फंक्शन मिल रहा है।
अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे एफ डैश ए को 0 कर देना चाहिए। एफ डैश ए को 0 किया तो डिफरेंशिएट करने पर देखो 2 को तो मारो गोली, ए इंटू ई की पावर माइनस ए इंटू -1, क्योंकि माइनस ए को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आएगा, प्लस ई की पावर माइनस ए इंटू ए का डिफरेंशिएशन 1। ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मैंने कहा था 2 को मारो गोली, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 ई की पावर माइनस ए कॉमन निकाला तो बचा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू 1 आ गई। अब ए की वैल्यू 1 जो आई है, सर मुझे चेक कर लेना चाहिए कि ए इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है। कल को 2-3 वैल्यू आती तो चेक करना पड़ता कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा। ए की वैल्यू आ रही है, पूरे 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 चांसेस हैं कि वहीं पे मैक्सिमा ही आ रहा होगा। तो ए इक्वल टू 1 अगर मैं डालता हूं तो एरिया कितना आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, ये रहा एफ ऑफ ए, कहाँ है, ये रहा एफ ऑफ ए। तो ए को अगर मैं 1 डालता हूं तो ये बना 2 इंटू ई की पावर -1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई ई। ये है मैक्सिमम एरिया। समझ गए हो तो यस लिखना। आज का लेक्चर इतना ही है। जोर तो बहुत है, लेकिन हमने सारी चीजें कवर कर ली, सारी की सारी, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, रेट मेजरमेंट और अप्रोक्सीमेशन, पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आज इतनी स्पीड भगाई हमने, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। साथ कैसे दिया? तुम लोग फटाफट आंसर निकालते गए और बीच में अनरिलेवेंट, नॉन रिलेवेंट बातें तुमने नहीं पूछी। सर नहीं समझे, अरे यार नहीं समझे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया है। टाइम बचा होता तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मिनिमम एरिया के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, मैक्सिमम ही पूछा है बस। ई ए माइनस नहीं प्लस होगा ना इन द ग्राफ। ई की पावर माइनस है, एक्स को जब ए लूंगा तो ई की पावर माइनस मॉड एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स को अगर मैं ए लूंगा तो ये ई की पावर माइनस का मॉड ए बनेगा। ए मैंने राइट साइड में लिया, यानी ए पॉजिटिव है तो ये ई की पावर माइनस ए बनेगा, प्लस ए नहीं आएगा, ई की पावर माइनस ए आएगा। देखो यहाँ भी बताया मैंने कि एक्स जब पॉजिटिव है तो ग्राफ ई की पावर माइनस एक्स है, तो ई की पावर माइनस एक्स में जब आप एक्स की जगह ए डालोगे तो ई की पावर माइनस ए बनेगा। क्लियर? हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब करा दिया बेटा, सब करा दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, एक आध बार मेरे ख्याल में दिक्कत आई होगी, दूसरा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिलहाल मैं जो कहने जा रहा था, मैं क्या कह रहा था यार, तुमने बात भुला दी मुझे, मैं क्या कहने जा रहा था। हाँ, मैं ये आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो अपन ने 13 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। पिछली क्लासों में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जेई मेंस का सवाल है, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब जेई मेंस का वो लिखा हुआ आता था ना, तुम लोग गलत आंसर निकालते थे। इसलिए आज वाले लेक्चर में मैंने किसी क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि जेई मेंस का सवाल है, मैंने आपको ये कहा कि फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। आज तुम लोगों की एक्यूरेसी नॉर्मल लेक्चर से ज्यादा आई है। तो फर्क कहां पे है? वो जेई मेंस लिखा होता तो शायद तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, चाहे वो जेई मेंस में आया है, चाहे किसी किताब का है, चाहे किसी के दिमाग का है, चाहे वो जेई एडवांस का है। तो अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखो और एक्यूरेसी पे काम करो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सबका। ठीक, चलो गुड बाय कहना पड़ेगा, आज का सेशन यही खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवर टाइम भी हो गया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोगों ने, और पूरा चैप्टर, मुझे बड़ी खुशी है कि हम पूरा चैप्टर कवर कर पाए। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगले वीक जो भी क्लास आएगी उसमें हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आई थिंक आएगी अपनी 8 फरवरी को स्टैटिस्टिक्स की। ठीक, स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। क्लियर? चलो बेटा, ई की पावर माइनस से समझा दिया ना मैंने। अरे लेफ्ट साइड में इवन फंक्शन है यार, जो वैल्यू राइट साइड में आ रही है वही तो लेफ्ट में आ रही है, जो वैल्यू राइट में आ रही है वही तो लेफ्ट में आ रही है। समझ गया? बार बार लिखने से क्या होगा, समझा दिया मैंने। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ नहीं है, लेकिन मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ओके, डीपीपी कहाँ मिलेगी? चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से यार, डीपीपी कहाँ मिलेगी, देख लो, चलो देख लो, तुमने पूछ ही लिया तो देख लो। देखो, जब ये अमेजोन की वेबसाइट खोलोगे तो लाइव लेसन्स में जाना, ये क्लास तो अभी चल रही है, लाइव है अभी, ये पास्ट लाइव लेसन्स में जाना,
तो कल जो क्लास हुई थी उसकी डीपीपी यहाँ मिल गई, ये डीपीपी। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो लाइव क्लास है ये थोड़े टाइम बाद शिफ्ट होके पास्ट लाइव लेसन में चली जाएगी। उसमें आप स्टडी मटेरियल, लेसन मटेरियल पे क्लिक करोगे तो क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे और डीपीपी मिल जाएगी। क्लास नोट्स का मतलब जो ये आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर स्लाइड्स के ऊपर लिख रहा हूँ ना, वो सारे क्लास नोट्स जो 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 मैंने लिखा है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक। और डीपीपी क्लिक करोगे तो डीपीपी मिल जाएगी, ठीक। अब हमें सेशन को एंड करना पड़ेगा, इट्स बीन टू लॉन्ग। थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय आदित्य, बाय अंजलि, बाय। नहीं बेटा, नहीं नहीं, माइनस से प्लस से नहीं होगा, तुम घर पे जाके दोबारा ध्यान से सोचना। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं बता देता, अभी मुझे सेशन को एंड करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की नेक्स्ट क्लास भी है। बाय 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 बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.